और यूथ कंपटीशन से आप प्रैक्टिस सेट मारते रहें, आप बनाते रहें, उसमें 10-15 सालों के सवाल हो रहते हैं और उस सवाल जो यूजीसी तय करती है वो घुमा फिरा के उसी में आता है। आप जैसे मैंने कई किताबों को पढ़ा है, मैंने तो बहुत किताब को पढ़ा है, जैसे R.K. गुप्ता का भी पढ़ा है, फिर ये यूथ कंपटीशन का पढ़ा है, AGP का पढ़ा है, मैं फिर अरिहंत वाला भी पढ़ा है। मैंने कई किताबों का सहारा लिया था, लेकिन जो बेहतर हमको लगा वो वही लगा कि द यूथ कंपटीशन का लास्ट समय में प्रीवियस ईयर को देखे। नमस्कार, न्यूज़ कारिता देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नवीन हूं। न्यूज़ कारिता इन दिनों यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लगातार वीडियोस लेकर आ रहा है और सीरीज़ लेकर आ रहा है। इस सीरीज में हम यूजीसी नेट तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए अलग अलग विषयों पर और पेपर 1 की तैयारी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन विषयों को हमें जो है स्पर्श करना चाहिए, इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी, जिनका पिछले वर्ष 2022 में JRF हुआ है, ऐसे श्री मुकेश कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार नवीन जी, और आपके जो इस चैनल है न्यूज़ कारिता के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। मुकेश जी, ये बताइए कि जो पहले की तैयारी है उसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, उसका क्या स्वरूप है? फर्स्ट पेपर 10 यूनिट हैं, 10 इकाई हैं उसमें, और 10 इकाई में आपको 10 सब्जेक्ट मानकर उसको पढ़ना होगा और सभी को गहनता से पढ़ना होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर में जो शिक्षण, अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोलॉजी, संप्रेषण, हायर एजुकेशन और कई 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट को एक अलग अलग सब्जेक्ट बनाकर पढ़ना पड़ेगा। और तब ये एग्ज़ाम के समय में बहुत सहजता से आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके लिए अलग से पढ़ रहा है। तो ये बेहतर होगा कि 10 विषय को समझकर, 10 यूनिट को 10 सब्जेक्ट समझकर आप पढ़ें। बेसिक रूप से अगर कंप्यूटर की तैयारी हो या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, उसमें आपकी क्या रणनीति रही? फर्स्ट पेपर के आपके स्कोर क्या थे और आपकी रणनीति क्या थी फर्स्ट पेपर को लेकर? जी, फर्स्ट पेपर की जो मेरी रणनीति थी, मैंने तो यूजीसी नेट की तैयारी MA के दौरान से करना शुरू किया था, और मैं सत्र 19 में मैंने 2019 में मैंने पास आउट हुआ, और उसी से समय से मेरा तैयारी चल रही थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरा 10 क्वेश्चन से छूटा, कई बार 8 क्वेश्चन से छूटा, कई बार 6 क्वेश्चन से छूटा। अंततः पिछले बार मैंने JRF सफल किया, और जो मेरा रणनीति रहा, बहुत सारे छात्रों में असमंजस की स्थिति पाया जाता है, और एग्ज़ाम जैसे करीब आता है तो वो तैयारी करना शुरू करता है, और इस क्रम में उनको दोनों पेपर देखना होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों देखना होता है। तो उसमें उनके अंदर में एक बेचैनी होता है, फर्स्ट पेपर को ज़्यादा समय दें या सेकंड पेपर को ज़्यादा समय दें। अब ऐसे समय में जब आपके पास 2 महीना बच जाता है, 1 महीना बच जाता है, तो आपकी स्थिति ना तो फर्स्ट पेपर पर पकड़ बन पाती है और ना ही सेकंड पेपर पर बन पाती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा भी शुरुआती दौर में यही होता था। जब नोटिफिकेशन निकलता था, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अपलोड होना शुरू होता था, तो आप सोचते थे कि क्या पढ़ें, फर्स्ट पेपर पढ़ें, सेकंड पेपर पढ़ें। तो ये शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस कोशिश में ना तो फर्स्ट पेपर ढंग से आप देख पा रहे हैं और ना ही सेकंड पेपर देख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप जब अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अगर आपके पास समय है, 2-3 महीना का समय है, तो उसमें आप एक रोज़ाना नियमित रूप से आप फर्स्ट पेपर पर 2 घंटा समय दें या 1 घंटा समय दें, लेकिन जितना भी दें, 2 घंटा 1 घंटा जो भी समय दें, अब मनोयोग के साथ दें, एकाग्रता के साथ आप समय दें। और
उसको जो आप सवाल अभी किए क्या DI के बारे में पूछे, तो ये कोई सहज नहीं, बहुत इसको हवा बनाते हैं कि बहुत एकदम कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है भाई, वो उसको आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप उसको कठिन बनाते हैं या सरल बनाते हैं। और अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो फर्स्ट पेपर मेरा मानना है कि 1 महीना काफ़ी हो जाएगा, 1 महीना काफ़ी रहेगा, क्योंकि आप नियमित रूप से 2 घंटा समय देते हैं और आप 2 घंटा देते हैं नियमित रूप से, तो 10 यूनिट को छुआ जा सकता है और हर एक यूनिट से जो सवाल आते हैं वो आराम से बनाया जा सकता है। चूँकि पहले पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, तो किस यूनिट को विशेष रूप से छूने से स्कोर जो है बेहतर हो सकता है? विशेष रूप से अगर किस यूनिट की अगर तैयारी हम और बेहतर करें तो स्कोर को जो है बेहतर बनाया जा सकता है? मेरा मानना है कि जो DI है, अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग प्रतिशत औसत अगर आप बनाते हैं, आपकी बेसिक जानकारी आपके पास है, तो DI पर जोड़ देना चाहिए। फिर उसके साथ में ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, रीजनिंग बहुत ही सरल होता है, वो सिर्फ समझने वाली चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें को थोड़ा सा याद करना पड़ता है। जैसे एक की जगह पे है ई का नंबर 5 पे आता है, ये थोड़ा कंठस्थ अगर हो गया तो रीजनिंग बनाने में सरल आती है। क्वेश्चन देखेंगे और आपका तुरंत मतलब 10 सेकेंड में आपका सवाल का हल हो सकता है। तो ये जो मैथ और रीजनिंग वाला जो चीज़ें हैं, ये अगर आप अच्छा से करते हैं तो मेरा मानना है कि ये मैथ और रीजनिंग में बेहतर, इसमें 30 अंक आते हैं, 30 अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं। रही दूसरी बात और भी यूनिट की, जैसे रिसर्च वाला, रिसर्च ये भाषा का खेल होता है, शब्दों का खेल होता है। आप शब्द पर पकड़ बना लीजिए। जैसे अधिगम शब्द आता है, हम लोग बोलचाल में प्रयोग अधिगम का यूज नहीं करते हैं, तो अधिगम में सीखना होता है। ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आसान हो जाएगा। जैसे अन्वेषण होता है, अन्वेषण को आप रिसर्च इंग्लिश में बोलते हैं, शोध बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो होता है ना, ये रिसर्च भाषा का खेल है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी समझ का खेल है। आप जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, सर को आप देखते हैं, प्रभावी शिक्षण कैसे हो सकता है, तो ये समझने वाली विषय होती है, वस्तु होती है। थोड़ा सा आप किताब का सहारा ले लीजिए। जैसे जो मार्केट में किताबें हैं, KVS मदान की हो या अरिहंत की हो, अब किन्हीं एक किताब को पकड़ें, तेरे किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी एक किताब को आप पकड़ लें और उसको गहनता से अध्ययन कर ले, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और रही उधर हायर एजुकेशन, जो फिर ITC हो गया, फिर पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल वाला जो चैप्टर है, तो इन 3 यूनिट में करेंट अफेयर्स होते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में आपको 3 यूनिट में 6-7 क्वेश्चन आपका समसामयिक घटनाएं जो होती हैं उनकी होती है। आप उनको देख लें और मैथ रीजनिंग को ये देख लें, और रिसर्च और संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन भी वो भाषा पर ही है, शब्दों पर ही है। आप संप्रेषण आप बोलते हैं, आप बोलचाल में भाषा संप्रेषण नहीं है। आप समझेंगे जो पढ़े नहीं होते हैं या गहनता से अध्ययन नहीं किए होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। तो ये शब्द का, भाषा का 3 यूनिट जहाँ तक हमको मानना है, जैसे रिसर्च मेथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है, वो भाषा का खेल है। और यही है। और एक गद्यांश वाला आती है, तो गद्यांश तो एग्ज़ाम के समय पर भी अगर आप UGC नेट दे रहे हैं, आप MA पास हैं, तो उतना आपके साथ बौद्धिक क्षमता है कि आप वहाँ पर भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है। चूँकि मुकेश जी आपका संबंध हिंदी से है, तो हिंदी विषय की तैयारी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए? हिंदी विषय में पहला 2 किताब जो नींव की पत्थर साबित हो रहा है UGC नेट में, एक किताब है
सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी किताब है। वो किताब मेरे समझ में बहुत ही बेहतर है और वो किताब पढ़ लेनी चाहिए। और एक किताब जो मैंने ये एग्ज़ाम से पहले 2 महीना पहले मैंने ख़रीदा था, द यूथ कंपटीशन। उसमें आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपके पास एक सवाल होते हैं, उसका 4 विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं आपको सही करने के लिए। तो वो सवाल जो विकल्प होते हैं, तो द यूथ कंपटीशन में मैंने जो देखा है, जो पढ़ा है, उसका चारों का व्याख्या दिया रहेगा, जो आपकी समझ को बढ़ाता है। आपकी समझ, अगर आपकी समझ की क्षमता विकसित बढ़ गई तो आप सवाल घुमा के दीजिए, फिरा के दीजिए, जैसे देना है दीजिए, आपका सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। और द यूथ कंपटीशन, मेरे अगर श्रोता हिंदी विषय के अगर आप सुन रहे हैं तो आप यूथ कंपटीशन का ज़रूर, द यूथ कंपटीशन की किताबें और गोविंद पांडे की किताबें ये ज़रूर खरीद लेंगे। साथ साथ में एक अरिहंत की किताब आती है। अरिहंत, अगर आपको फर्स्ट एक बार अरिहंत की किताबें पढ़ें आप, जैसे हिंदी में है आदिकाल है, आदिकाल की आप पूरा उसका पढ़ लें आप। उसके बाद उनके पीछे जो सवाल होते हैं वो सवाल को बनाएं, फिर आप आदिकाल गोविंद पांडे को उलट कर देखें जी। ठीक उसी प्रकार, तो आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और उसी तरह भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल में तो आप गद्य विधाएँ हैं, बहुत सारे गद्य विधाएँ हैं, नाटक विधा हैं, उपन्यास विधा हैं, कहानी विधा हैं, अन्य विधाएँ भी हैं, जैसे संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सब विधाएँ हैं। तो उन सभी अरिहंत की किताब पढ़ें और गोविंद पांडे की किताब पढ़ें। ज़्यादा किताब दिमाग लगाने से ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ ले, गोविंद पांडे को पढ़ ले, और द यूथ कंपटीशन से आप प्रैक्टिस सेट मारते रहें, आप बनाते रहें। उसमें 10-15 सालों के सवाल हो रहते हैं और उस सवाल जो यूजीसी तय करती है वो घुमा फिरा के उसी में आता है। आप जैसे मैंने कई किताबों को पढ़ा है, मैंने तो बहुत किताब को पढ़ा है, जैसे R.K. गुप्ता का भी पढ़ा है, फिर ये यूथ कंपटीशन का पढ़ा है, AGP का पढ़ा है, मैं फिर अरिहंत वाला भी पढ़ा है। मैंने कई किताबों का सहारा लिया था, लेकिन जो बेहतर हमको लगा वो वही लगा कि द यूथ कंपटीशन का लास्ट समय में प्रीवियस ईयर को देखें। और सोने वक्त भी अगर आप सो भी रहे हैं तो उस समय सामने किताब आपके आंखों के सामने होना चाहिए, एक उलटते जाइए, एकदम स्मरण ताज़ा हो जाएगा और बेहतर आप रिजल्ट दे सकते हैं। मुकेश जी, परीक्षा में अब कम समय रह गया है, तो अब कम समय में किन किन विषयों पर तैयारी करनी चाहिए, कि जो कौन कौन से टॉपिक हैं हिंदी के जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और हफ्ते भर अगर समय बचा हो तो उसको लेकर के क्या रणनीति आपने अपनाई थी और क्या रणनीति की सलाह या कौन सी रणनीति बच्चों को अपनानी चाहिए, उसको लेकर के आपका क्या सलाह है? जी, कम समय में सबसे बेहतर होता है कि आप उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो बनाना ही है जी, साथ में जो हिंदी विषय के छात्र हैं वो आधुनिक काल को विशेष रूप से देखें। आधुनिक काल में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जो लेखक हैं उनकी क्या क्या रचना है, वो चीज़ों को आप ज़रूर देखें। और जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, कहानी लगा हुआ है, उपन्यास लगा हुआ है, नाटक लगा हुआ है, तो उन किताबों की जो भूमिका होती है, भूमिका से बहुत सवाल आते हैं। कहानी का हो, निबंध का हो, भूमिका से सवाल सीधा उठा के दे देते हैं। तो वो देखें, उन कहानियों, उन नाटकों में जो पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, उनको भी देख लें, उनका स्टेटमेंट देख लें, कथन देख लें, क्योंकि हिंदी में
5 तरह के सवाल आते हैं। एक तो सीधा सीधी सवाल पूछा जाता है, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको एक विकल्प वाले होते हैं, को सही और एक चिन्ह को लगाना है। फिर आता है आपको तर्क और स्थापना आती है, और तर्क और स्थापना सवाल आती हैं। फिर मिलान करने वाली आती हैं। फिर एक मिलान करने वाला कूट वाला आता है, जिसमें आपके 4 सवाल हैं, मतलब सवाल एक है लेकिन उसके 4 ऑप्शन हैं। उसमें रहेगा ए ऑप्शन, ए और बी सही, ए बी सी सही, ए बी सी डी सही। तो ये जो सवाल हैं उसमें दो वो सवाल होता है, एक से अधिक सवाल सही होते हैं, तो उसमें वो वाला सवाल आता है। तो उसमें आपके जो है ये कम समय में प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि सवाल किस तरह से आता है और हम इसका जवाब किस तरह से दें। जी, अंतिम हफ्ता अब चूँकि तिथि घोषित हो चुकी है हिंदी की परीक्षा को लेकर के, तो अब जो समय बचा है उसमें जल्दी जल्दी में विद्यार्थी क्या क्या कर सकता है? सारी किताबें को बंद कर दें, मेरा मानना है। जो आपके सैद्धांतिक किताबें हैं वो आप बंद कर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना से जितना बना सके वो बनाने की कोशिश करें, वो चाहे फर्स्ट पेपर की हो या सेकंड पेपर की हो। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और ये घबराहट हर छात्रों में होती है, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है कि 7 दिन बचा है, क्या पढ़े, हमने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है ढंग से, फिर पढ़ा है तो भूल गया है। तो ये सारी द्वंद्व चलती रहती है मन में, घबराहट टाइप की होती है। और ऐसे में होता है कि आपके जब दिमाग आपके स्थिर नहीं होते हैं तो आप जो पढ़ेंगे ना लास्ट समय में, वो भी मतलब कुछ देर के बाद पता चलेगा दिमाग से मतलब गायब हो गया है। अब क्या इसका आंसर होगा पता नहीं चलता था। कई छात्रों में ये समस्या होती है। अब पढ़ के तैयारी करके गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे गए और वहाँ उनका दिमाग अच्छा से काम करना बंद कर देता है कि मतलब इसका सवाल का जवाब क्या होगा, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हाँ, ब्लैंक हो जाता है। तो ये घबराहट अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। रिजल्ट जो होना है आपके पूर्व में जो तैयारियां रही है आपकी, वो तो आपका बहुत इस पर असर डालेगी। और लास्ट समय में आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखें और अपने मन में डर, संशय, हिचकिचाहट और क्या होगा नहीं होगा जैसी अनेकों सवाल जो आपके मन में उत्पन्न होती है वो समाप्त कर दें, तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और हर किसी छात्रों को लगता है कि मेरा इस बार रिजल्ट हो जाए, हर किसी को लगता है, लेकिन चाहने से नहीं होता है, चाहने से नहीं होता है। वो घबराहट आपके अंदर में, उतावलापन जो है उसको स्थिर ठंडे दिमाग से पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट आप एग्ज़ाम की आपको ये लगे कि हम बेहतर परीक्षा में कैसे सवालों का जवाब दे पाए, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा इस पर आप ध्यान ना दें। आपने जब अपनी तैयारी की थी तो किन किन शिक्षकों ने या किन लोगों ने आपकी तैयारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया है? सर्वप्रथम तो जहाँ पे अभी हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, यहाँ पे हमारे विभागाध्यक्ष अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर का जो सुझाव था, जब मेरा यहाँ पे एडमिशन हुई थी तो कई किताबों का उल्लेख उन्होंने किया था। उन किताबों को मैंने पढ़ा और इसके अलावे एक सीनियर हमारे शोधार्थी सच्चिदानंद जी का काफ़ी योगदान हम मानते हैं, क्योंकि वो मेरे आवास के पास ही रहते हैं, बगल में कमरे में वो रहते हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह जगाना शुरू किए थे, 4 बजे जगा देते थे और 8 बजे तक कम से कम हम पढ़ाई करते थे। तो उनका विशेष योगदान है। और वो डीआई, उनसे सच्चिदानंद जी से डीआई मैंने पढ़ा और बेहतर बताए थे। चूँकि मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था लेकिन वो रिवीजन एक तरह से करवा रहे थे, तो बेहतर वो योगदान रहा है। बाद में से यहाँ पे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए हमारे विभागाध्यक्ष के द्वारा दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर भी डीआई पढ़ाना शुरू किया था। हमको लगता है बेहतर, बहुत अच्छा उनका योगदान रहा मेरे इस जेआरएफ लाने की में, उनका बहुत बड़ी योगदान है।
मुकेश जी, कुछ विद्यार्थी एमए के दौरान ही यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो उनको किन किन पुस्तकों, चूंकि उनके लिए ये बिल्कुल नया होता है, तो उनको कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और कौन कौन से पुस्तक उनको नेट जेआरएफ में सहयोग करेंगे? देखिए, आपको जो एमए के छात्र हैं, जिनको कई भटकाव की दौर से गुजरते हैं, क्या पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हिंदी में नेट जेआरएफ के लिए, और नेट जेआरएफ के लिए ही नहीं बल्कि कई विश्वविद्यालय के एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो होती है उसमें, और साथ ही साथ आपको जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लिखित एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी, यानी सभी में जो मूल किताबें हैं जो आपको कामयाबी सफलता दिला सकती हैं, वैसे में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी का है, उसके अलावा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही बेहतर माना जाता है, लेकिन जब एमए के छात्र होते हैं पढ़ाई के दौरान उनको ये थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन आप इन सभी किताबों को पढ़ें, आप इन सभी हिंदी साहित्य का मूल किताबें यही हैं, प्रमाणिक किताबें। कहानियों और उपन्यास के लिए कोई विशेष पुस्तक अगर हो? हाँ, मधुरेश का है हिंदी कहानी का विकास, आप मधुरेश का पढ़ें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इन्हीं का हिंदी उपन्यास का विकास मधुरेश का ही है, ये पढ़ें, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मूल किताबें हैं, बाकी बात जो अरिहंत हैं, गोविंद पांडे हैं, उनके बात हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जी धन्यवाद।